अगर आप मुझे पहले से इस चैनल पर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं डिबेट जो फॉर्मेट है उसका कट्टर विरोधी हूँ। ऐसी ही एक डिबेट जो रिसेंटली मैंने देखी वो थी एक आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वैद्य वसुंधरा और एक हेपेटोलॉजिस्ट जो कि इंटरनेट पर काफ़ी फेमस है लिवर डॉग के नाम से एबी फिलिप्स, उनके बीच में ये डिबेट थी। ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत कम थी बट डिबेट देखने के बाद मुझे लगा कि दिस इज़ द मोस्ट यूजलेस डिबेट। और ऑनेस्टली मैं आयुर्वेद की जो वैद्य हैं उनसे कहीं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ लिवर डॉग से। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो दुनिया की 99.99% डिबेट्स होती हैं वो अटरली यूजलेस होती हैं। ना ही पार्टिसिपेंट एक दूसरे के व्यू पॉइंट से कभी अग्री करते हैं और ना ही कोई डिसीजन, कोई मूल मुद्दे की बात किसी भी डिबेट से निकल कर आती है। दोनों पार्टिसिपेंट को ये लगता है हम जीत गए और दोनों अपने अपने हाई हॉर्सेस पर बैठकर वापस चले जाते हैं। बट एनीवे, इस डिबेट को हम क्विकली एनालाइज करते हैं क्योंकि मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, पर मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें इस पूरी ऑलमोस्ट 2 घंटे की डिबेट को देखने के लिए। सीधा पॉइंट पर बात करते हैं। वसुंधरा जो एक वैद्य हैं, मैं उनको डॉक्टर नहीं कहूंगा, उनके पास ऑलरेडी एक डिफिकल्ट पोजीशन थी। आयुर्वेद को साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत ही अपहिल बैटल है, लेकिन डिफिकल्ट पोजीशन होना अलग बात होती है और वो पोजीशन बैडली हैंडल करना बिल्कुल अलग बात होती है। तो चलिए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं कि कहाँ पर वो साइंटिफिकली और रिटोरिकली बहुत बुरी तरीके से फेल करती हैं और अगर वो स्मार्टर होती तो वो किस तरीके से इसको डील करती। मिस्टेक नंबर 1, ओपनिंग आर्ग्यूमेंट में ही व्हाट अबाउटिज्म आ गया। जब मॉडरेटर बोल रहे थे कि डिबेट को एक जना स्टार्ट करेगा, फिर दूसरा जना स्टार्ट करेगा एंड देन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके बाद। You can continue cooking stories like this. You can start continuing. I'll continue next. I'm not the one who initiated the debate. I'm not the one who said that Ayurveda is pseudoscience. If someone is having Okay, Sir, it's okay. I'll start. वहीं से पता चल गया कि डिबेट बहुत ही बचकानी होने वाली है, एटलीस्ट एक तरफ से तो। अपनी ओपनिंग लाइन में ही वसुंधरा कहती हैं कि मॉडर्न मेडिसिन भी तो कंप्लीटली एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो फिर आयुर्वेद पर उंगली कैसे उठाई जा सकती है। when science itself is not evolved, it's not evidence-based medicine. How can it point other science that it is a pseudoscience? ये एक क्लासिक टू कोक फैलेसी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कहे कि तुम्हारा घर भी तो 100% साफ नहीं है, तो तुम मेरे घर को साफ करने की बात कैसे कह सकते हो। इसको और अच्छे से देखने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। अधिकतर लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि तुम हिंदुइज्म पर बात करते हो, दूसरे रिलीजन्स पर क्यों नहीं बात करते, या दूसरे रिलीजन वाले बोलते हैं कि तुम हमारे रिलीजन पर क्यों बात कर रहे हो जबकि तुम खुद हिंदू हो। तो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग आर्ग्यूमेंट, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली फैलेसीज में से एक है। और इस बात को डॉक्टर एबी फिलिप्स ने बहुत बार बोला कि मान लिया जाए कि अगर मॉडर्न मेडिसिन में भी लूप होल्स हैं तो इससे आयुर्वेद ऑटोमेटिकली साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं हो जाता ना। दोनों चीजें इंडिपेंडेंट हैं यहाँ पर और आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते। स्मार्टर मूव क्या होता, ओपनिंग लाइन में अगर जो वैद्य वसुंधरा हैं वो आयुर्वेद के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेलेबल एविडेंस प्रेजेंट करती, कोई भी एक वेल डिजाइंड आरसीटी, कोई भी एक हर्ब जिससे ट्रायल रिसेंट है, थोड़े से रिजल्ट मिले हैं, और फिर उसे डिफेंड करती। फिर इन दी एंड अगर वो मॉडर्न मेडिसिन की लिमिटेशंस मेंशन करती एज अ सप्लीमेंट्री पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिफेंस होता। बट यहाँ पर जो वसुंधरा हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर लगी, वो सिर्फ एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह सेम चीज़ बोलती रही। मिस्टेक नंबर 2 था टर्मरिक वाला मोमेंट, जो डिबेट का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। एबी ने पूछा कि एक भी आयुर्वेदिक ड्रग का नाम बता दो जो किसी क्लिनिकल गाइडलाइन में है, किसी भी डिजीज के लिए इफेक्टिव है। तो वसुंधरा कहती हैं टर्मरिक। Give me one Turmeric? herb in the consensus guidelines. One herb. Guduchi, turmeric, guduchi, triphala. In what? तो एबी पूछते हैं कि कौन से डिजीज के लिए, तो वो कहती हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए। It is on metabolic syndrome, cancer, diabetic mellitus. Which cancer? When it is in the stage of metastasis. Which cancer? Oh, sorry, it is on metabolic disorders. I'm sorry. It's on metabolic Which disorders. metabolic disorder? Which No, metabolic disorder? they have mentioned in particular how this turmeric has been acting on the metabolic disorders. Which metabolic disorder? तो एबी ने पूछा कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के काफी कंपोनेंट होते हैं, किसके लिए। I'm saying that it is upon the metabolic disorders. It's based Which on metabolic disorder? Metabolic disorders have 4 components in it. Which of them? All of them? I'm- One of them? 2 of them? They have in the title saying as metabolic disorders. So you only read the titles. You don't read the paper. तो वो इसको बता नहीं पाई, वो कहती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए, टाइटल में यही लिखा है। सीधे सीधे पता चल जाता है कि इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आयुर्वेद की, वो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, वो किसी भी तरीके से प्रिपेयर्ड ही नहीं है अपनी बात को डिफेंड करने के लिए। सिर्फ टाइटल पढ़ के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पढ़ के आ जाते हैं कि ये जो ड्रग है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में काम आ रही है। एटलीस्ट आप पेपर को अगर
स्कैन भी कर लोगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्मार्टर मूव ये होता कि एटलीस्ट वो 2-3 इस तरह के जो आरसीटीज हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके आती हैं। जैसे कि ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट नहीं हूँ दूर दूर तक भी, पर मुझे पता है कि अश्वगंधा पर इस तरह की आरसीटीज हुई हैं। अगेन जो सैंपल साइज होता है आयुर्वेद की जो स्टडीज़ में बहुत छोटा होता है और जो उसके इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट शी वुड हैव समथिंग मच बेटर देन टर्मरिक। और उसके साथ अगर वो कैविएट्स देती कि भाई ये तो प्रॉमिसिंग है, अभी तक मेन स्ट्रीम गाइडलाइंस नहीं आई क्योंकि सैंपल साइज छोटा है या इस तरह की आरसीटीज ज़्यादा नहीं होती, तो उनका पॉइंट बहुत अच्छे से प्रूव होता है यहाँ पर। जो वसुंधरा ने किया वो था इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और अपनी चीज़ को डिफेंस करते रहना, भले ही उसका कोई प्रूफ हो या ना हो। मिस्टेक नंबर 3 है हायरार्की ऑफ एविडेंस और स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस के बीच का कंफ्यूजन। एबी ने हायरार्कियल और स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस के बीच का डिफरेंस समझाया और वो वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा डिबेट में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से समझाया गया और काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इवन डॉक्टर्स तक कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से एविडेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और कौन से एविडेंस को कम। Hierarchy of evidence is basically what she mentioned: case reports, case series. There'll be randomized control trials. There are various levels of randomized control trials, like small RCTs, better RCTs, well-designed RCTs, single blind, double blind, placebo controlled, etc. And there is a whole systematic analysis of this, and there is a meta-analysis of those systematic reviews, and then there is an umbrella review of all those meta-analysis. But these are hierarchies. What is important is strength of evidence. So strength of evidence means, for example, like I'm going to give an example of what Baba Ramdev did. So he bought out Coronil, right, for COVID. So a study was done in about 15 patients, and they randomized 7 and 7 into 2 groups, and then published a study. So it's an RCT. So according to Vaidya Vasundhara here, that's like really good evidence. No, it's not. Strength of evidence is completely lacking in any of the RCTs that Ayurveda people have been published. Otherwise, it should be part of the mainstream medicine. स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस का मतलब यहाँ पर है कि तुम्हारा जो आरसीटी हुआ है वो एडिक्वेटली पावर्ड है, इंडिपेंडेंटली उसको रेप्लिकेट किया गया है, उसमें प्लेसिबो कंट्रोल है और इंडस्ट्री बायस को दूर रखा गया कि नहीं, यानी कि जिस इंडस्ट्री ने उसको सपोर्ट किया है उसके बखान तो नहीं किए गए उसके प्रोडक्ट के। और ये प्रॉब्लम अक्रॉस मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन में भी ये प्रॉब्लम है। तो जो भी हम एविडेंस देखते हैं वो इस हिसाब से देखते हैं कि उस एविडेंस की क्वालिटी क्या है, उस एविडेंस का स्ट्रेंथ कितना है, क्या वो एक ही पेपर बोल रहा है या देर आर मल्टीपल स्टडीज अक्रॉस लाइक स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल पेपर्स, कोई मेटा एनालिसिस हुआ, कुछ और मेटा एनालिसिस हुआ और उसका क्या रिजल्ट निकला और उसमें कितने % लोग उस मेडिसिन से उनको फ़ायदा मिला। और दूसरी बात वो हमने अपने वीडियो में भी बोली थी कि आयुर्वेद को लेकर हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिबल हैं, हम इसको धर्म के साथ जोड़ लेते हैं। तो हम जब भी कोई बात आती है आयुर्वेद पर तो उसको सीधे सीधे अटैक मान लेते हैं अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, अपने धर्म पर, जो नहीं होना चाहिए। अगर हमें इसको फ्लरिश करना है तो हमें इसको खुला छोड़ना पड़ेगा, हमें इसको स्क्रूटनी पर डालना पड़ेगा कि हाँ ये एविडेंस सही है, ये एविडेंस गलत है, तभी इसका भला हो पाएगा, अदरवाइज इट्स काइंड ऑफ डाइंग। मिस्टेक नंबर 4, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह वाता पित्त कफा बोलना, वाता पित्त कफा बोलना। एबी फिलिप्स ने बोला कि आप वाता पित्त कफा एग्जिस्ट करता है उसका एविडेंस दीजिए, उसको सैंपल कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। तो वहां पर वसुंधरा ने बिल्कुल गोल पोस्ट शिफ्ट करके बोला कि कॉन्शियसनेस को भी तो मेजर नहीं कर सकते, माइंड कहाँ है, आईबीएस का कॉज कहाँ पर है, एस्प्रिन का मैकेनिज्म 70 साल के बाद निकल कर आया है। मतलब वो वेग सी बातें जो कि आप बच्चों की तरह, एक बच्चे भी आजकल शायद इस तरह से डिस्कशन नहीं करते होंगे। वो लाइक इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग टू सी। Can you explain what is placebo effect? Can you explain what is consciousness? Can you explain how the subjective parameters are being measured for the pain, not the objective parameters? I'm asking, how can you measure the subjective parameters of the pain? If all these things are not measurable, how can you objectify that? Just because some parameters are not measurable, the science becomes unscientific or science So becomes how do you measure all of this in Ayurveda? और ये वही वॉट अबाउटिज्म है कि बस तुम्हारा भी तो बिल्कुल 100% क्लीन नहीं है तो मेरे पे उंगली कैसे उठा सकते हो। पर इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न मेडिसिन जो नहीं जानता उसे अननोन कहता है और उस पर रिसर्च करता है, लेकिन आयुर्वेद जो नहीं जानता उसको वो डिफेंस करके रखता है, जैसे हम अपने पिछले पॉइंट में बोल रहे थे, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और स्मार्टर मूव यहाँ पर ये होता कि अगर वो एक्नॉलेज करती कि जो वात पित्त कफा है वो फंक्शनल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, एनाटॉमिकल नहीं है। और फिर से वही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कि आप उसको कोरिलेट कर रहे हो जीनोमिक प्रकृति रिसर्च से, जो अगेन इट्स काइंड ऑफ अ स्यूडो साइंस, क्योंकि जिस चीज़ को आप मेजर ही नहीं कर सकते उसको आप प्रूव कैसे कर सकते हो। और ऑनेस्टली जो वात पित्त कफा है वो पूरे के पूरे पॉडकास्ट में ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, अब्बा डब्बा जब्बा की तरह बोला गया बार बार। मिस्टेक नंबर 5, शंकरा शुभ्रा का जो साइटेशन है, बीएचयू के एक प्रोफेसर थे, उनके एक रिसर्च को साइट किया था वसुंधरा ने मॉडर्न मेडिसिन की लिमिटेशन बताने के लिए। पर एबी ने उसको तुरंतली प्रॉम्प्टली पॉइंट आउट किया कि जो प्रोफेसर है उनका कोविड वैक्सीन वाला पेपर रिट्रैक्ट हो चुका है और यूनिवर्सिटी ने उन्हें इसके लिए पनिश भी किया है।
अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो कि आप इस तरह से पेपर पब्लिश नहीं कर सकते कुछ भी आलतू फालतू चीज के बारे में। तो एक रिट्रैक्टेड रिसर्चर्स को, एक डिसऑनेस्ट रिसर्चर को साइट करना अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद ही खराब करने वाली बात है। और ये बहुत ही बेसिक होमवर्क होता है कि जिसे साइट करो एटलीस्ट उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो चेक कर लो कि वो पेपर है या नहीं है, या वो रिट्रैक्ट हो चुका है। मिस्टेक नंबर 6, प्रोसीजरल ड्रामा में टाइम वेस्ट करना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ मुझे कि शुरू में ही कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा, 10-15 मिनट वेस्ट हो गए। इट वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटिंग टू सी कि यहाँ पर कोई स्कूल की डिबेट चल रही है या फिर कोई प्रोफेशनल डिबेट चल रही है। पर आप जब एग्री करके एक बार डिबेट में जा रहे हो तो एटलीस्ट यू हैव टू फॉलो द बेसिक डिसेंसी, राइट, कि आप वहां पर जाकर एटलीस्ट प्रोफेशनल तरीके से तो बात करें। दिस इज लाइक द फर्स्ट बेसिक थिंग लाइक एनीबडी कुड डू, अदरवाइज आप मत जाइए। मिस्टेक नंबर 7 था कि आप इंस्टाग्राम पर क्यों हो, आप अथॉरिटीज के पास क्यों नहीं जाते। Why is he hiding behind only Facebook, Twitter and Instagram? If he is having a concern, he should go there. I'll challenge him. Let him come. कि वीडियो क्यों बना रहे हो, आप तो सीधे जाओ अथॉरिटीज के पास, केस करो। कि मतलब मेरा यही काम है कि मैं अथॉरिटीज के पास जाकर अपनी नाक रगड़ूं और केस करूं और यही सब करूं वीडियो बनाने की जगह पर। यह भी एक फैलेसी है कि कोई अपने कंसर्न को कैसे एक्सप्रेस करता है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, बाहर जाकर, घर में बैठकर। इससे आयुर्वेद के साइंटिफिक स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब एबी फिलिप्स के इंस्टाग्राम पोस्ट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इरेलेवेंट चीज है। पर ये जो चीज है कि आयुर्वेद स्यूडो साइंस है या नहीं, वो एविडेंस से डिसाइड होगा, ना कि मैसेज किस तरह से दिया जा रहा है उससे। और वसुंधरा जो है वो खुद भी तो यूट्यूब पर आकर ही डिबेट कर रही हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट खुद ही सेल्फ डिफीटिंग और सेल्फ गोल की तरह लगा। मिस्टेक नंबर 8, मेरे पास आंसर्स हैं पर मैं नहीं बताऊंगी। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना। वसुंधरा यहाँ पर बार बार कहते रही कि आपको नहीं पता इसलिए आप नहीं समझ पाओगे, आपको आयुर्वेद का कुछ नहीं पता इसलिए आप नहीं समझ पाओगे। आई थिंक सेम बात वसुंधरा के टीचर्स ने भी उनको कही होगी कि आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं पता इसलिए आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए वो समझ नहीं पाई अभी तक आयुर्वेद है क्या। नेक्स्ट वीक फिर से डिबेट करेंगे आयुर्वेद के मैकेनिज्म पर। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आयुर्वेद का आपको कुछ नॉलेज नहीं है। How can I teach him what Ayurveda is told? How the Ayurveda is told? How can I even teach you that Ayurveda? You don't know A of Ayurveda. When you don't know A of Ayurveda, how can I teach you that Ayurveda? It No, does I'm not. asking you to teach me. ये बेसिकली वही बच्चों वाली बात है, एरोगेंस है और काइंड ऑफ एक्सपोजर की कमी है, एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जो अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि इस तरह से बात करते हैं कि मैं तो नहीं बता रहा, मेरे को तो सब पता है पर मैं बताऊंगा नहीं। तो ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑडियंस समझ जाती है कि किसके पास आंसर है, किसके पास आंसर नहीं है। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो सिंपली यू कैन से आई डोंट नो। इट्स लाइक अ वेरी सिंपल सेंटेंस, बट लोगों की जबान पर ये सेंटेंस आता ही नहीं है। स्पेशली जो ट्रेडिशनल साइड से आते हैं अधिकतर, वो लोग आई डोंट नो बोलने में पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। इट्स वेरी सिंपल, इफ यू डोंट नो जस्ट से आई डोंट नो, आई विल फाइंड आउट एंड आई विल कम अप विथ लाइक अ बेटर आंसर। और इस डिबेट के अंत में जो एबी फिलिप्स ने एक कंक्लूजन दिया, वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। उसका जो क्रक्स है वो कहते हैं कि बच्चे बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं मेडिसिन की, पर मेडिसिन इज लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव, अधिकतर लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो क्या करते हैं, इस तरह की ऑफशूट ब्रांच में चले जाते हैं, होम्योपैथी में चले जाते हैं, वो आयुर्वेद में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं कि उनको लगता है कि हम एटलीस्ट मेडिसिन में तो रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, ऑल्टरनेटिव में ही सही। पर यहाँ पर जो एबी ने कहा दैट इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एग्जैक्ट चीज़ मैं बच्चों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ जब वो मेरे पास प्रोफेशनल करियर गाइडेंस के लिए आते हैं, कि आप किसी भी ब्रांच में जाने से बेहतर है आप ऐसी ब्रांच में जाइए जहाँ से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश साइंस है। होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेदा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्रे एरिया में आती हैं, वो उनका कोई एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक रिगर नहीं है। तो उसको करने से पहले 100 बार सोचिए। जस्ट बिकॉज कि आपको मेडिसिन में जाना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, जस्ट इस वजह से मत कर लीजिए वो कोई कोर्स को। आपका पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, और अब बाद में जब आप इस चीज़ को रियलाइज करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करने की। स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं ये सेम काम। बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बेसिक फंडामेंटल साइंसेज हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है, कुछ भी पढ़ लीजिए, पर इस तरह की चीज़ें मत पढ़िए। और क्यों मैंने कहा कि मैं ज़्यादा नाराज़ हूँ एक तरह से डॉक्टर एबी फिलिप्स से, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, बट एटलीस्ट आई
थॉट कि वो बहुत सीरियस डिबेटर हैं और वो जिस डिबेट में जाते हैं वहाँ पर वो एटलीस्ट पहले चेक करेंगे, वेट करेंगे कहाँ पर मैं जा रहा हूँ. आई पर्सनली इन्वाइटेड हिम फॉर अ पॉडकास्ट मल्टीपल टाइम्स बट ही डिडंट इवन रिप्लाई टू दोज ईमेल्स. और वो इस तरह की डिबेट में जाने के लिए फट से तैयार हो गए. तो एक लाइन में अगर मैं समरी दूं तो जो वैद्य वसुंधरा थी उनके पास एक इम्पॉसिबल पोजिशनिंग थी, बट शी मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर हर by replacing evidence with whataboutism, logical fallacies here and there, replacing clarity with deflection, and replacing intellectual humility with defensiveness, arrogance and attitude. तो एक मैच्योर डिबेटर वो होता है जो बोले कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानता हूँ और यहाँ कुछ हैं जो प्रॉमिसिंग हैं और यहाँ जो प्रॉब्लम है हम उनको एक्नॉलेज करते हैं. तो ये सारी जो पोजीशन होती है, ऑनेस्ट पोजीशन होती है, लोगों को समझ में आती है और वो बहुत बेहतर तरीके से सामने आता चीज़ें. और अगर उसमें आप हारो जीतो, इट्स इररिलेवेंट हियर, लाइक हारने जीतने वाली चीज़ें होती ही नहीं है डिबेट में. बट एटलीस्ट आप किसी साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप खुद भी डिफेंस नहीं कर पा रहे हो उसको, तो आप खुद सोच लो कि आप कहाँ पर हो. और अगेन यहाँ पर किसी व्यक्ति को टारगेट करना और उसको पॉट पर लाना ये मुद्दा नहीं था इस वीडियो का. इस वीडियो का यही मकसद था कि मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आप अपना 2 घंटा वेस्ट मत कीजिए, किसी और जगह पर लगाइए, कहीं और अच्छे जगह पर उस चीज़ को लगाइए टाइम को. और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वर्कशॉप में स्टेम करियर्स की बात करूं जो कि प्रॉमिसिंग है, जहां पर आप जा सकते हैं, जो सॉलिड हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. हम एक कैसी वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं अगले महीने में या इस महीने के अंत में, और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी. मिलूंगा इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें. बाकी वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड बी लॉजिकल.